रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो ये अपन अब यहाँ पे नया कुछ नहीं पढ़ रहा है, ये फिर से अभी फिर से वही पुराना टॉपिक ही है, लेकिन अब इसको थोड़ा नए तरीके से देख रहे हैं हम, है ना। तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमने, जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है, जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा हुआ है, वैसा ही है, बस लिखने का एक और तरीका बदल गया यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग ऐसा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो कोई वेक्टर है Vx इज इक्वल टू सपोज कितना है 8 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट या along पॉजिटिव x डायरेक्शन, along पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हो, ना ऐसा, 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप आया ना, बोलो जल्दी से। यस सर। 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हैं हम इसको। और अगर मान लो बेटा कोई वेक्टर Vy है, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन, सो हम इसको लिख सकते 6 मीटर पर सेकेंड जे कैप लिख सकते। इस वेक्टर को पूरा अगर हमको लिखना है कि भाई ये टोटल वेक्टर किसके इक्वल बन रहा है, ये पूरा वेक्टर किसके इक्वल बन रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको डायग्राम पे अगर हम लोग बनाते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, vx कहां पर आएगा, vx ये आ गया इसमें, हाँ है ना, और जो vy है वो ये आ जाएगा इधर के vy वेक्टर, समझ गया बेटा, ये o, ये m, ये n है मान लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, बताओ जरा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, हेलो, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, क्या तरीका बताया था मैंने, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का कुछ मेथड बताया था कि नहीं बताया था, हेलो, कुछ मेथड बताया था बेटा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मैंने इसमें, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करोगे रिजल्टेंट बनाने के लिए, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो या ट्रायंगल लॉ लगा दो, है ना, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सर वेटिंग रूम चेक करो, लिया ना मैंने सर, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये Vx बन गया और ये वाला वेक्टर कौन सा बन गया यहाँ पे Vy। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा, इसमें रिजल्टेंट कहां से कहां तक रहेगा, ये पॉइंट P है, विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये आएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ या ना, हेलो बोलो जल्दी से, रिजल्टेंट यही आएगा ना, यस सर, यस सर। ये रिजल्टेंट है यहाँ पे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका सम है यहाँ पे, बताओ जरा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये किसका सम आ रहा है यहाँ पे, कौन से दो वेक्टर का सम है, सो रिजल्टेंट ऑफ Vx एंड Vy वेक्टर, ये दो वेक्टर का सम है यहाँ पर, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाली वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड है। तो V वेक्टर बेसिकली किसके बराबर लिख रहे हैं हम लोग, Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर, Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर ऐसे लिखोगे, Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर ऐसे लिखोगे ना, हेलो, Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर लिखोगे ना, हाँ सर, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसा भी लिख सकते हो Vx I कैप प्लस Vy j कैप, ऐसा भी लिख सकते हो,
या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, वैल्यू अगर पुट करते हो, ये है 8, तो इट इज 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। v वेक्टर लिखा जा सकता है कि नहीं? सर इसको एक और टाइप से लिख सकते हैं ना सर? और कौन सा टाइप है बता? vx प्लस vy इक्वल टू v। यही तो लिखे ना अपन ने, ये देख ऊपर लिखा, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत की है इधर साइड, इधर साइड, हाँ राइट हैंड साइड में v। अच्छा, यहाँ से ऐसा, हाँ इधर साइड है। हाँ इधर से ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा पलट के भी लिख सकते हो, पहले वी वाई जे कैप लिख दो प्लस वी एक्स आई कैप लिख दो, तो इधर के ट्रायंगल से या फिर इधर के ट्रायंगल से कहीं से भी लिख सकते हो। लेकिन अब आगे जब हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट के फॉर्म पे, तो इसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म पे लेके चलेंगे, है ना, ऑर्डर पे, एक्स वाई और जेड के ऑर्डर पे, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले किसको लिख रहे हो बाद में किसको लिख रहे हो, किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, अब अभी यहां पे देखो, ये वेक्टर किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर किन दो वेक्टर से मिलकर बना है यहाँ पे, Vx और किससे, vy। तो ये दो वेक्टर क्या हो गए, इसके रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार मतलब समझ गए, इसके पार्ट हो गए, मतलब ये वेक्टर इन दो से मिलकर बना है। ये दो वेक्टर क्या कहलाएंगे, इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। कौन से कंपोनेंट कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के थ्रू बने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो इनको हम लोग बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये दो वेक्टर कौन से हो गए यहाँ पे, इनके ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो देयरफॉर वेक्टर v is formed using vx and vy, or vx and vy are component of वेक्टर v। और ये कंपोनेंट कैसे हैं? कंपोनेंट मतलब समझते हो कि नहीं? कंपोनेंट किसको बोलते हैं हम लोग, बताओगे? कंपोनेंट किसको बोलते हैं? कंपोनेंट सर पार्ट। उसका पार्ट, जैसे वाटर के कंपोनेंट क्या क्या है? वाटर के कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर के कंपोनेंट हैं। दो एटम किसके? हाइड्रोजन के, और एक एटम ऑक्सीजन का मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है। ये उसके कंपोनेंट। ऐसे ही ये वेक्टर के ये दो कंपोनेंट, यहां पर ये दो कंपोनेंट है। किसके दो कंपोनेंट है? v के ये दो कंपोनेंट है, vx और vy। तो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा ही हुआ है। तो अब क्या है, अभी तक हमको क्या रहता था, ये पता रहते थे और ये निकालते थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोसेस रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस। अब ये पता है और ये दोनों निकालेंगे हम लोग, ये पता रहेगा और उससे ये दो कंपोनेंट लिखेंगे। अभी क्या पता होता था? ये कंपोनेंट पता होते थे और हम लोग ये भी निकालते थे। अच्छा, v का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v? v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बता सकते हो क्या? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, निकाल सकते हो? चलो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं मैग्नीट्यूड बताता हूँ। फटाफट नोट करो इसको। तो अभी हमको ये कंपोनेंट पता होते थे और हम लोग वेक्टर लिखते थे। अब वेक्टर पता है तो उससे कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे। वेक्टर पता रहेगा और उससे क्या लिखेंगे हम लोग? कंपोनेंट लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? वेक्टर पता रहेगा और उससे कंपोनेंट लिखना सीखेंगे। ठीक है बेटा? हेलो, वेक्टर पता है, उससे कंपोनेंट लिखेंगे, है ना? तो अभी पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हम लोग। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, यहाँ पे देखो जरा, ये v का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 2। ये v का मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, देखो v इक्वल्स टू लिख रहे थे हम लोग v x i कैप प्लस v y j कैप, या फिर 8 मीटर, सॉरी इट इज 8 i कैप प्लस 6 j कैप, एंड इट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है? Vx और Vy के बीच में Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर 2Vx Vy और cos 90 डिग्री,
बराबर है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 होती है। तो आगे से ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसका रिजल्टेंट हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते, इट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 0, और ये सॉल्व कर दोगे बेटा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये रिजल्टेंट जो बन रहा होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड का बन रहा है। और अगर हम लोग एंगल देखें यहाँ पर कि एंगल कितने का बनता है, एंगल अगर देखते हैं, मान लो ये एंगल यहाँ पे अल्फा है और ये एंगल यहाँ पे बीटा है, तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा? tan अल्फा vy अपॉन vx मतलब 6/8। ठीक है, ऐसे क्या निकाल दोगे? cos अल्फा। cos अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस vx अपॉन v, इट इज 8/10। और ऐसे क्या निकाल दोगे बेटा यहाँ पे? sin अल्फा। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? vy अपॉन v एंड इट इज 6/10। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। है ना? इसी तरह से आप cos बीटा वाले टर्म को भी निकाल सकते हो। जैसे हमने ये वाला निकाला है, वैसे ही आप cos बीटा वाले टर्म को भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? जैसे ये निकाले हमने, वैसे ही cos बीटा वाला टर्म निकाल लेना। 1 मिनट, ठीक है, cos बीटा वाला टर्म भी निकाल लोगे, जैसे इसको हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे sin अल्फा इज vy अपॉन v, और vy की वैल्यू हमारे पास में 6/10। तो इसी तरह से बीटा वाला एंगल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना अपन ने यहाँ पे किए, अभी ये दो पता थे, उससे ये निकाला, अगर ये पता है तो ये निकालना है। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, इसको भी आगे बढ़ेंगे फिर। फटाफट नोट करो बेटा। अच्छा, किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, बता सकते हो क्या? कोई वेक्टर अगर दिया है तो वो कितने वेक्टर से मिलकर बन सकता है? किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? हाँ बताओ। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, बराबर है, सपोज दिस इज एनी वेक्टर आर। इसको अगर हम लोग चाहे बेटा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ये और एक ये, हाँ या ना? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, लिख सकते हो कि नहीं? तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई यहाँ पे? दिस इज ए प्लस बी के इक्वल, हाँ या ना बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। ए प्लस बी के बराबर हो गई ये वैल्यू। और इसको और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? एक तो ये हो गया, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये कंपोनेंट पढ़ने के पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये पढ़े थे हमने कि ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ठीक है, ये कोई वेक्टर है सी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। मान लो ओ से स्टार्ट होगा, है ना? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ओ सी। ओ सी किसके बराबर? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है पॉलीगॉन लॉ, मतलब पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के कहां तक जाना? हेड तक जाना। पॉलीगॉन लॉ मतलब एक से ज्यादा वेक्टर का एडिशन। तरीका क्या है? पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर की टेल, फाइनल रिजल्ट फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के कहां तक पहुंचना? हेड तक। इसी को बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दिस इज द पॉलीगॉन लॉ।
कितने वेक्टर ऐड कर सकते हो इस मेथड से? कितने ऐड कर सकते हो? 3 सर। 3 से ज्यादा नहीं कर सकते क्या? 3 से ज्यादा भी कर सकते, जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 से ज्यादा भी कर सकते, कितने भी कर सकते यार इससे तो ऐड। 100 वेक्टर, 50 वेक्टर, कितनी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वेक्टर के ये 3 पार्ट है, एक ये, एक ये, एक ये, इसके 3 पार्ट हो गए ए बी सी, मतलब 3 कंपोनेंट हो गए इसके। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे ऐसे कितने कंपोनेंट बना दिए अपन ने यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? एक ये हो गया, हाँ, ऐसे कितने कंपोनेंट बना दिए अपन ने? एक ये हो गया, कितने बना दिए बताओ? ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे आर किसके सम के बराबर लिखे अपन ने? नहीं, इधर पे कुछ और नाम लेना पड़ेगा, इसका कुछ और नाम दे देता हूं मैं। इसका नाम दे दिया मैंने पी और इसका क्यू, बराबर है। दिस इज पी कंपोनेंट एंड क्यू कंपोनेंट। और इधर से देखो तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितने टुकड़े हो गए इसके, कितने कंपोनेंट हो गए इसके? तो किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने रिश्तेदार हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं भाई इसके, है ना? इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन हमको सिर्फ कितने पढ़ना है, कितने कंपोनेंट में तोड़ना पढ़ना हमको? सिर्फ 2 कंपोनेंट, और ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन में। और वो भी हमको ऐसा तोड़ना पड़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट में नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। इनके बारे में तो पता ही नहीं, निकालना इनका ये जो कंपोनेंट है, अगर ये पता है ना तो ये कंपोनेंट निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट में तोड़ना सीखना है ना? अधिकतर 2 कंपोनेंट में, और एक्स वाई जेड एक्सिस आता तो 3 कंपोनेंट, है ना? तो हमको सिर्फ 3 कंपोनेंट में तोड़ना पड़ना है, बाकी कंपोनेंट में नहीं करना है। तो किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पार्ट हो सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप कैसा लिख रहे हो उसको। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस आपकी चॉइस है बेटा, आप कैसा लिख रहे हो, आपकी चॉइस है कैसा लिख रहे हो आप। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते रेक्टेंगुलर रिजॉल्व। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, कंपोनेंट में ब्रेक करना, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना। पेज नंबर 4। कंपोनेंट में तो ब्रेक करना, लेकिन हमको इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल लाइन या वर्टिकल डायरेक्शन, या एक लाइन ये है ना? मैंने एक्स और वाई ही ले लिया सीधे सीधे, यहाँ पे जल्दी आसानी से समझ पाते हैं हम लोग, इसलिए। एंड सपोज ये कोई वेक्टर है आर, यहां पर इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी, ये आर है। तो लेट आर बी एनी वेक्टर, लेट आर बी एनी वेक्टर, कोई वेक्टर है बेटा यहाँ पे आर, ठीक है ना? कोई वेक्टर है आर यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? आर बी एनी वेक्टर, आर कोई वेक्टर है। तो अब इस वेक्टर को ब्रेक करना हमको एक्स और वाई कंपोनेंट में। कैसे ब्रेक करोगे एक्स और वाई कंपोनेंट में? एक्स और वाई कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग इसको? ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, सबसे पहले जब भी ब्रेक करने की बात होती है ना, तो इसको, इसका क्या बना दो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो।
जब भी ब्रेक करने की बात होती है क्या करो, उसका रेक्टेंगल बना दो ऐसा। समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं? तो एक Yes. कंपोनेंट ये वाला हो गया, दिस इज आर एक्स या एक्स, ये हो गया पॉइंट एम, ये हो गया पॉइंट एन, और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा बेटा यहां से यहां तक का, दिस इज आर वाई या फिर वाई, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर रहेगी यहाँ पे x, और ये वाली वैल्यू y, मतलब ये है rx और ये वाली वैल्यू कौन सी है ry। समझ गए कि नहीं? तो जब भी आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है, जब भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है, समझ गए ना, वेक्टर को जब भी रिजॉल्व करना है या कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो रेक्टेंगल बना दो ऐसा। तो एक पार्ट आपने x मान लिया और एक को y मान लिया, या एक हॉरिजॉन्टल हो गया एक वर्टिकल हो गया, आपकी चॉइस है भाई, आप कैसा मानते हो, रेक्टेंगल बना दो आप यहाँ पे। तो मेथड समझ गया बेटा रेक्टेंगल कंपोनेंट में ब्रेक करने की? हालांकि आगे चल के ये बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने अभी लिखा बस है, आपको समझाने के लिए लिखा है ऐसा, ठीक है। तो इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला हो गया x और एक कौन सा हो गया, ये r वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। समझ गया बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर इसलिए बोल रहा है, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ये और एक ये, दो कंपोनेंट हो गए। ये कंपोनेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ये कंपोनेंट क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर ये वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये वाला परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट पढ़ेंगे ऐसे, देखेंगे ऐसे। तो ये वेक्टर के दो पार्ट हो गए। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, ये पता था और ये निकाल रहे थे, है ना, समझ गए कि नहीं, ये पता था और ये निकाल रहे थे हम लोग। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, Yes. Yes, sir. कोई डाउट इस पे, कोई डाउट? No, sir. ठीक है। सो देन यहां पर क्या करेंगे अपन लोग इसमें, देखो, हाँ, इसको लिखोगे कैसे? अब यहाँ पे ना आप सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। ये वाला एंगल मान लो फाई है और ये वाला थीटा है, एंड थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। तो सिंपल सी अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, सो देयरफॉर x या फिर rx इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, एंड y या फिर आर वाई क्या है यहाँ पे, y कंपोनेंट ऑफ, ये पूरा फुल फॉर्म है, कॉम्प नहीं है ये, क्या है ये, कंपोनेंट है। कंपोनेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया है ऐसा, समझ गए? तो x क्या हो गया, x कंपोनेंट, और y मतलब आर वाई, y कंपोनेंट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं हम लोग, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं इस तरह से। चलो ये बताओ मुझे अभी, साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, साइन थीटा, ये वाले राइट ट्रायंगल पे देखें अगर अपन लोग, यहाँ पे ये सिंबल राइट ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल ओ एम पी पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, होगी कि नहीं? तो y Yes, की sir. वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, r साइन थीटा, और cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r cos थीटा। मतलब ये वाला कंपोनेंट आप r के टर्म पे क्या लिख सकते हो, r cos थीटा लिख सकते हो, और ये वाले कंपोनेंट को r के टर्म पे क्या लिख सकते हो, r sin थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही अगर हम लोग ये वाला राइट ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पर ओ एन पी वाला, तो यहाँ पे साइन फाई मतलब ये परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूस r है, तो x की वैल्यू आ जाएगी r sin फाई, और cos फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन r, मतलब y की वैल्यू क्या होगी बेटा, r cos फाई। तो x को या rx को क्या लिख सकते हो आप, x को या rx को क्या लिख सकते हो,
x को या फिर rx को क्या लिख सकते हो, देखो जरा यहाँ पर से, x को या rx को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, x की वैल्यू किसके बराबर, x को R cos theta. r cos थीटा लिख सकते हो या फिर r sin फाई लिख सकते हो। अगर एंगल यहां से तो ये r sin फाई और ये एंगल है r cos फाई, cos थीटा। ऐसे y को क्या लिख सकते हो आप, r sin थीटा या फिर R r cos phi. फाई लिख सकते हो। समझ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. चलो फटाफट नोट कर लो इसको भी। हाँ बताओ कौन पूछ रहा था, इसमें कौन पूछ रहा था, कौन सा वाला पोर्शन बेटा? सर लेबलिंग। समझ में आ गया कि नहीं आया मनस्वी? सर नहीं समझा। कहां पर से नहीं समझा बेटा? सर वो जो आपने y इज इक्वल टू rx लिखे हो डायग्राम में, वो नहीं समझा। ये वाला, मतलब लेबलिंग नहीं समझी उसकी। हाँ सर, डायग्राम की। अरे ये वाले वेक्टर को ये नहीं बोल सकते क्या, ये ऐसा नहीं बना सकते यहाँ पे पैरेलल? बना सकते सर। ये पैरेलल है ना, ये इसका पैरेलल है और इसका पैरेलल ये वाला है, तो ये वाले राइट ट्रायंगल से चलो तुम या फिर ये वाले राइट ट्रायंगल से चलो, पैरेललोग्राम लॉ पे या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। समझ गए? हाँ सर। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर। पक्का? यस। ओके, और ये जो मैथमेटिक्स की है अपन ने, वो समझ में आई कि नहीं, जो मैथमेटिक्स की है? समझा सर। ओके वेरी गुड। समझा सर। तो ये अभी तक अपन ये यहां से ये वाला वेक्टर लिख रहे हैं, अब ये वाले वेक्टर से ये लिख रहे हैं, है ना? अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये वेक्टर थे उससे ये लिख रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर पता है यहां से अपन ये वाले वेक्टर लिख रहे हैं, उसके कंपोनेंट लिख रहे हैं, है ना? ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो इसको भी, जल्दी से नोट करो। Sir, done. ओके वेरी गुड। तो अभी मैं मिटा दूं तो कंपोनेंट पता चल गए, अब इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, सीधा सीधा। तो x कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया और y कौन कौन सा हो गया, है ना? पेज नंबर 5 पे सुना, दिस इज पेज नंबर 5। तो वेक्टर r इज rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर या x i कैप प्लस, या फिर इसको ऐसा लिख दो r x i कैप प्लस r y j कैप, या फिर x i कैप प्लस y j कैप, ऐसा लिख सकते हो भाई, है ना? लिख सकते हो कि नहीं? या तो पूरा वेक्टर लिख दो या फिर i कैप j कैप के फॉर्म पे लिख दो। ये तो साधारण तरीका हो गया, ये थोड़ा और अच्छा तरीका हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड है इसके कंपोनेंट का स्क्वायर रूट का सम। ऐसा स्क्वायर करो फिर स्क्वायर रूट कर दो, ऐसा ये इसका मैग्नीट्यूड है, बराबर है? अरे समझ गए कि नहीं? यस। या फिर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एंड x या फिर आर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, x या आर एक्स की वैल्यू आई है r cos थीटा या फिर r sin फाई, और y या फिर आर वाई की वैल्यू किसके बराबर है, r sin थीटा या r cos फाई। समझ गए? तो x और y ये इसके कंपोनेंट हो गए। तो अभी तक हम कंपोनेंट से वेक्टर लिख रहे थे, अब वेक्टर से कंपोनेंट लिख। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट बोलो जल्दी से। हेलो, अरे बोलो भाई। नो सर। हाँ, इसी में tan थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे tan थीटा, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहे हैं यार हम लोग, y डिवाइडेड बाय x, और tan फाई किसके बराबर है, x अपॉन y। थीटा x एक्सिस के साथ एंगल है, फाई y एक्सिस के साथ में एंगल है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स बस की है, नया कुछ नहीं हो रहा, वापस वही कहानी चल रही घिसी पिटी। देखो यार, फिजिक्स में अपन ने जो चैप्टर पढ़े ना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसमें बताओ पूरा चैप्टर 3 इक्वेशन पे बेस्ड है कि नहीं? v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, पूरा चैप्टर हो गया उसी। ऐसे फिजिक्स में जब वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक डेफिनेशन तो सभी में रहती है। अब ये पूरा वेक्टर चैप्टर, एक बात बताओ मुझे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया पूरा की पूरा, लगभग, बाकी डेफिनेशन छोड़ दिया जाए तो? Triangle law.
यस, ट्रायंगल लॉ पे पूरी कहानी चल रही, पूरा पूरा वेक्टर ट्रायंगल लॉ पे चल रहा है अभी अपना, है ना, अभी तक। फिर वहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टॉपिक, तो 3 ही टॉपिक पढ़ते हैं अल्टीमेटली, उसी पे पूरा चैप्टर चलता है हमारा, वहीं पे झूलते रहता है, वहीं पे चलते रहता है। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, फटाफट नोट कर लो। Sir, done. सर माइक। क्वेश्चन ये ले रहा है बेटा हम लोग यहाँ पे, रिजॉल्व द गिवन आर वेक्टर इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक वेक्टर है r इज इक्वल टू 10 मीटर, और एंगल बन रहा है यहाँ पे, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल 37 डिग्री का ले लेते हैं। तो इस वेक्टर को ना x और y में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे एक गिवन डेटा मैं बना दूं, ये एक गिवन डेटा बेटा, जब भी कोई राइट ट्रायंगल ऐसा बने, ये साइड 37 डिग्री और सॉरी एंगल, और ये 53 डिग्री का अगर एंगल है, तो ये रहेगा 4, ये रहेगा 3, और ये वाली साइड कितने की रहेगी, 5 की रहेगी। समझ गए, ये फिक्स है। और अगर मान लो यहाँ पे आप डबल कर देते हो, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10। और बढ़ा दो, अरे और बढ़ा सकते हो कि नहीं, कितना कर दोगे, तो ये रेशियो है ऐसा, है ना, ये रेशियो है ऐसा। तो ये ध्यान रखना। तो इससे क्या फायदा हमको, कि जैसे साइन 37 डिग्री है, तो साइन 37 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, साइन 37 डिग्री है तो साइन 37 डायरेक्ट 3/5 या 6/10, tan 37 3/4 या 6/8। समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, ये बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो अब आपको इसके x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना या लिखना है। क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले जब भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है, क्या बना दो, रेक्टेंगल, हाँ या ना। और फिर ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका, rx, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया, ry। rx की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ जल्दी से, rx की वैल्यू, ये m मान लेना, इसको n मान लेना। तो राइट ट्रायंगल, इसको थीटा मान लेना, राइट ट्रायंगल OMP पे ये वाली वैल्यू भी ry है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू ry अपॉन r। तो बेटा r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ry की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पर, इट इज r साइन थीटा, मतलब 10 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू कितनी है, यहां से देख के बताओ,
3/5, 5 to the 10, आंसर विल बी 6 मीटर। अब दूसरी वैल्यू निकाल लो, cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो rx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r cos थीटा, मतलब r की जगह पे कितना लिख दोगे आप, 10 into cos 37। cos 37 कितना है बताओ देख के जल्दी से, 4/5. 4/5। तो व्हाट विल बी द आंसर, 8 मीटर आ गया कि नहीं आंसर, हाँ या ना, जवाब देना, Yes, sir. है ना, एक वैल्यू 8 मीटर आ गई है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, दिस कंपोनेंट इज 6 मीटर, दिस कंपोनेंट इज 8 मीटर। ये वाला कंपोनेंट डायरेक्ट आप r cos थीटा लिख सकते हो, ये वाले कंपोनेंट को आप डायरेक्ट r sin थीटा लिख सकते हो। जिसके साथ थीटा बनेगा ना, जिस साइड के साथ थीटा दिख रहा वो cos वाली रहेगी, उसके परपेंडिकुलर वाली साइड क्या रहेगी, sin वाली रहेगी। याद रखने का तरीका है, जिसके साथ एंगल दिख रहा है ना वो cos थीटा वाला पार्ट रहेगा, उसका अपोजिट पार्ट क्या रहेगा, साइन वाला। वैसे तो मैंने मैथमेटिक्स करके बताया ही है, बट ये मैथमेटिक्स आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, बताओ यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, x कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी से। वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो x कंपोनेंट of vector r is 6 meter, हाँ या ना, या 6 meter I cap, and what is y component बेटा, 8 meter. 8 meter या 8 meter j cap। वेक्टर r को कंपोनेंट के फॉर्म पे क्या लिख दोगे, वेक्टर r को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख सकते हो r x I cap प्लस r y j cap, मतलब 6 I cap प्लस 8 j कैप मीटर। समझ गए कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो। तो ये वेक्टर को ऐसा ना लिखकर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 6 I कैप प्लस 8 j कैप। समझ गए, बोलो। Yes. Yes, sir. ओके, नोट कर लो फटाफट आज